नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और आज सबसे पहले बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत दिखाई। दुनिया को यह बता दिया कि भारत कितनी बड़ी शक्ति है। एक तरफ दुनिया ने हमारा लोहा माना, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन, और अब तो दुश्मन कहना गलत होगा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों का चेहरा भी बेनकाब किया। मैं बात कर रही हूं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान दिया और कई सारे राज खोले, कई बड़े बड़े खुलासे किए। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसलिए यह बयान और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बार इंडियन आर्मी ने खुलकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का मुकाबला एक नहीं बल्कि तीन दुश्मनों से था। भारत के सामने पाकिस्तान था। भारत के सामने पाकिस्तान तो सामने से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन पीछे से सपोर्ट किसका था? वो सपोर्ट चीन का था, सपोर्ट तुर्की का था। पाकिस्तान को युद्ध में फुल सपोर्ट दे रहे थे ये दोनों देश। पाकिस्तान के पीछे खड़े दुश्मनों में सबसे अहम है चाइना। तो आज सबसे पहले बात करेंगे अपने दुश्मन नंबर 1 चीन की, जिसने पाकिस्तान को जरिया बनाकर भारत को डेंट करने की पूरी कोशिश की। अगर वाइस चीफ के ही शब्दों में कहें तो पाकिस्तान को एक लैब की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन नाकाम रहा। सवाल यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा तो फिर चीन क्या करेगा? क्या वो सीधे भारत के खिलाफ युद्ध में कूदेगा या फिर कोई और चालाकी दिखाएगा? चीन हमारी मजबूती और कमजोरी दोनों को समझ चुका है। ऐसे में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कहानी कुर्सी की में कि चीन के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है और चीन भारत के खिलाफ कहां तक जा सकता है। मैं इससे पहले कि वाइस चीफ का बयान आपके सामने रखूं, हमारे सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत आपका। एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ हैं और साथ ही समीर चौंगावकर जी भी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। तो एक एक करके विषय हम उठाते चलेंगे और सबसे पहले बात चाइना की। ये चाइना क्या चाहता है? एयर कॉमोडोर एएस बहल, आप ही से शुरुआत करते हुए, भारत की आर्मी ने इससे पहले इतना खुलकर कभी नाम नहीं लिया था। ये पहली बार है, वोकैबुलरी चेंज है, ये पहली बार है भारत खुलकर पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करने वाले चीन का नाम ले रहा है, वो तुर्की का नाम ले रहा है। भारत के लिए चुनौती क्या है? ये एक नया भारत है, ये किसी से नहीं डरता। ये वो भारत है जो थर्ड विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक कम्युनिटी बनने जा रहा है। ये वो भारत है जिसकी 4th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस है। ये वो भारत है जिसको जहां पे भी रिक्वायर्ड है, जहां पे भी रिक्वायरमेंट आती है आर्म फोर्सेस की, जहां इतने कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस होते हैं और कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स चाहिए, तो सबसे पहले किसका नाम सोचते हैं? वो भारत का नाम सोचते हैं। ये वो भारत है जो मिल्क, फ्रूट्स और कॉटन और यहां तक कि बड़े सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये वो भारत है कि जो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है 2 व्हीलर्स का। ये वो भारत है जिसे सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे बिना G7 अब शुरू नहीं हो सकता। तो चीन क्या चाहता है? चीन देखता है भारत को एज अ कॉम्पिटिटर। चीन देखता है भारत को एज समबडी जो कल उसको इस जगह पे स्टंट कर सकता है, उसकी ग्रोथ को। क्या देखता है चीन इसको? चीन देखता है भारत को एज अ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर जो उसको उसकी प्लेस दिखा सकता है। इसी वजह से वो पूरी कोशिश करता है कि चाइना के अंदर एक स्ट्रैटेजी है जिसको कहते हैं टू विन द वॉर द एक्मे ऑफ स्किल डज नॉट लाई इन विनिंग 100 आउट ऑफ 100 बैटल्स, बट एक्मे ऑफ स्किल लाइज इन विनिंग विदाउट फाइटिंग। और यही वो करता है। पाकिस्तान तो एक मोहरा है उसके लिए। पाकिस्तान वो नहीं है कि पाकिस्तान के साथ उसकी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इस तरीके से कि वो उसका दोस्त है या भाई है। इस तरीके से है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत की कैपेबिलिटी को वो डिग्रेड करे, और यही उसकी कोशिश है। ये जो ऑप सिंदूर हुआ था, इसमें 81% जो वेपन सिस्टम्स यूज किए गए वो किसके थे? चाइना के। और साथ में किसको लाइव लैब बनाया गया, कहां पे उसके वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया, चाहे वो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स थे या हवाई जहाज थे या फिर उसके एयर टू एयर मिसाइल्स थे, वो पाकिस्तान में टेस्ट किया। और क्या मिला? हमारे बच्चे PL-15 लेके घूम रहे थे ये दिखाने के लिए ये आपके वेपन सिस्टम्स है। आज तो चीन भी मानता है, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपके सिस्टम ने वर्क किया, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं उनके वेपन सिस्टम्स के अंदर। अब दूसरा देश जो आप, और ये चीन क्यों चाहता है?
चीन एक और रीजन है कि भारत को अपनी प्लेस में, उसने अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा हथियाना चाहता है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, ये चीन तो सर चाह रहा है, लेकिन हमें तो उस फ्रंट पर भी सोचना है कि हमें लड़ाई केवल चीन से नहीं लड़नी है, हमें लड़ाई पाकिस्तान से लड़नी है और पाकिस्तान को सपोर्ट देने वाले तुर्की के खिलाफ भी हमें अपनी ताकत को मजबूत करना है। लेकिन तुर्की, वो तुर्की जिसने इस पूरी जंग के दौरान, विजय जी, इस पूरी जंग के दौरान तुर्की किस रोल में था? सबसे पहले ड्रोन पहुंचाने वाला, वो शिपमेंट वहां पर पहुंचाने वाला, वो कौन था? वो तुर्की था। अब हिंदुस्तान को एक ऐसे जंग की तैयारी करनी है, अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है, ऐसी परिस्थिति आती, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो ये परिस्थिति पैदा होगी ही। तो भारत को चीन के खिलाफ तैयारी रखनी है, भारत को तुर्की के खिलाफ तैयारी रखनी है, और इतना ही नहीं, अजरबैजान भी वहां दूर से पाकिस्तान की मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी ये दोनों तो देश साथ में दिखाई दे रहे थे ना, अजरबैजान भी वहाँ पर थे, और तुर्की का तो जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ पर हुआ और चाइना का हुआ, तो उसका एक टेस्ट हो गया है, और उस टेस्ट में कोई हमारे कोई नुकसान बहुत बड़ा हो गया हो ऐसा नहीं है, हमने ताकतवर तरीके से दिखाया। बल्कि इसको मैं ऐसे भी समझता हूँ कि जब चाइना के लिए एयर कमांडर कहते हैं कि भाई वो विनिंग जो है वो बिना फाइट के करना चाहते हैं, फाइटिंग विनिंग विदाउट फाइट, है ना, तो उसका मतलब है कि वो सब लोग, चाइना भी भारत को एक सीधे वॉर में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर देखते हैं। तो ठीक है कि भाई पीछे से कुछ कुछ नुकसान करते रहे, पीठ पीछे लड़ाई लड़ते रहे, सीधे लड़ना एक मुश्किल काम हो गया है, और वो मुश्किल काम का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिया है। और चाइना के जितने, बल्कि एक्चुअली इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बजाय कहना चाहिए कि चाइना जो है ना वो एक्सपोज हुआ है, क्योंकि उसी के सारे हथियार, उसी के जेट, उसी के जहाज, सब कुछ इस्तेमाल हो रहे थे, उन्हीं का रडार सिस्टम था, वो सब कुछ वहां रखा हुआ था ना पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान तो इसमें कुछ था ही नहीं, गेम में तो पूरा का पूरा चाइना था, और उसको ज्यादा चिंता होनी चाहिए पाकिस्तान से भी ज्यादा कि ये तो सारा के सारा एक्सपोज हो गए, उनकी जितने हथियार थे और वो सब थे, और वो भी हमारे पास इंडिजिनस जो। लेकिन सर, वो चाइना भी तो फिर अपनी तैयारी करेगा ना। और एयर कमोडोर बहल सर, ये अभी तो 4 दिन का था, ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन का था, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं विश्व में जंगें हो रही हैं, कॉन्फ्रंट्रेशन हो रहा है, वो 4 दिन नहीं, वो 40 दिन, वो 4 साल तक भी खिंच सकता है। तैयारी उस लेवल की होनी है भारत की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब रशिया यूक्रेन का युद्ध देख लें, 3.5 साल होते जा रहे हैं, और अभी इतना इंटेंस हो गया कि पे कल 500 के करीब ड्रोन से हमला हुआ है और 11 मिसाइल से हमला हुआ है। तो देखिए कहां पे आज युद्ध कम हुए, वो जो चलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले ले इजराइल गाजा का, 1.5 साल से ऊपर तो उस युद्ध को हो गया, 20 महीने हो गए, वो भी बंद नहीं हुआ। भारत ने एक बहुत अच्छी चीज करी थी, भारत ने यह किया था कि जब हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि वॉर्स आर फॉट किस लिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज अ मींस ऑफ अचीविंग इट। तो हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट क्या था, हमें उनको वो चीज दिखानी थी कि आपने हमारे 26 मारे थे, तो हम आपके अंदर घुस के 100 से ऊपर आतंकी मार के उनके ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स को तबाह और बर्बाद करना था। जैसे ही हमने अपना ऑब्जेक्टिव को पार कर लिया, हम तैयार थे कि अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट नहीं करता तो हम तैयार थे उनकी रिक्वेस्ट पर कि हम सीज फायर कर लेंगे, लेकिन उन्होंने एस्केलेट किया, तो हमने उस एस्केलेशन को भी ऊपर ले जाके इतनी तबाही मचाई उनके एयर बेसिस पे 11 से 12 और रेडार्स पे 6 और कितने सारी जगहों पे, यहां तक कि वो डर गए थे कि हम न्यूक्लियर बम उन वाली एरियाज को ना बम्बार्ड कर दें। तो वहां पे जब हमने किया तब वो घुटने टेक के आए और उन्होंने हमसे कहा कि आप ये युद्ध को बंद करिए। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि अगर कुछ दिन और चल जाता तो पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाता। नहीं, ये बात तो वहां से भी है ना, आर्मी से भी यही बात तो कही गई। जो कल बयान आया उस बयान में यही बात थी कि पाकिस्तान ये जानता था कि अगला भारत का अटैक इतना भीषण होगा जिससे पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो कॉम्बैट नहीं कर पाएगा, और इसलिए उन्होंने इतनी जल्दबाजी से दिखाई कि भाई आप सीज फायर की तरफ चले जाएं। लेकिन सर हर्षवर्धन जी, चीन किस लिमिट तक जाएगा, उसकी हद कहां तक होगी, वो कितना इस लड़ाई में, अगर भारत पाकिस्तान के फिर बीच में जंग छिड़ती है तो चीन की वो हद क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है चीन की हद समझने के लिए डोकलाम याद कीजिए, चीन की हद समझने के लिए गलवान याद कीजिए, और ये सब भी बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहा हो तो चीन की हद समझने के लिए ताइवान के साथ उसके संघर्ष को याद कीजिए।
चाइना किसी के साथ भी सीधी लड़ाई की स्थिति में नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि कितना भी ताकतवर देश हो, कितना भी शक्तिशाली देश हो, एक बार जब आप युद्ध में गए तो दूसरी सारी चीजें मुश्किल में आएंगी। अभी आपको याद में होगा जब ऑपरेशन सिंदूर रुका तो बहुत से लोग कह रहे थे, जब चल रहा था तब कह रहे थे कौन हमारे यहां निवेश करेगा, ये पूरा सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई। अब ये तो सच है कि अगर दो देश युद्ध में हैं या किसी देश में आंतरिक युद्ध जैसे हालात हैं, गृह युद्ध, संघर्ष की स्थिति है, तो वहां कौन जाएगा कंपनी लगाने, कौन जाएगा निवेश करने? अगर हम उसको दूसरी तरह से देखें, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई वो क्यों हुई? क्योंकि सारा कुछ करने के बाद भैया कारोबार ठीक से चलता रहे, ये समझिए आप। तो भारत के साथ वो बिल्कुल तनाव के रिश्ते हमेशा रहेंगे। हमेशा वो पाकिस्तान को पीछे से, जिसको कहते हैं ना कि चूड़ी टाइट करते रहना, कंधे पे बंदूक चलाना, ये सब वो करेगा। लेकिन जिस दिन ये होगा कि कंधा टूटने लगेगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई होगी तो भारत पाकिस्तान को और बुरी तरह से तोड़ेगा। ये पाकिस्तान को भी पता है, चीन को भी पता है, उसके आगे चीन की जाने की स्थिति नहीं। लेकिन जहां तक तैयारी की बात है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि हम तैयारी कर रहे थे, सफलतापूर्वक हमने उसको किया। आगे की तैयारी, जब डिप्टी जो चीफ हैं वो ऐसे बोल रहे हैं या सेना के बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो इस तरह की बातें वो बता रहे हैं कि हमने कैसे किया, आगे क्या करेंगे, उनकी अपनी तैयारी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस हद तक चीन जाना चाहेगा। और अभी एक बड़ी रोचक चीज आप ये कह रहे हैं कि इस हद तक चीन जाना चाहेगा कि चीन खुद सीधा सीधा जंग में कूद जाए, या उसके सोल्जर्स, जिसे हम बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं, वो उतर जाए? ऐसी लड़ाई चीन नहीं लड़ना चाहता। उसका मार्केट खत्म हो जाएगा, उसकी इकोनॉमिक पावर खत्म हो जाएगी, ये समस्या समझिए उसकी। एक और बड़ी खबर है, बीते कई दिनों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गायब होने की जबरदस्त चर्चा चल रही थी। माना जा रहा था कि ये चीन में सत्ता परिवर्तन का संकेत है। इन तमाम अटकलों के बीच अब चाइना ने जिनपिंग का एक वीडियो जारी किया। इसमें वो लोगों से मुलाकात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो इसलिए जारी किया गया जिससे कि ये तमाम तरीके की जो अटकलें हैं सत्ता परिवर्तन की हैं, उसे विराम दे दिया जाए। चीन में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो अब वो वीडियो जो है वो भी हम आपके सामने रखते रहेंगे और चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। सुमीर जी, चीन तो प्रोपेगेंडा में माहिर है, ये हम जानते हैं, लेकिन अब बात उनके राष्ट्राध्यक्ष पर आ गई है। वीडियो पहले तो आजकल एआई के ज़माने में असली भी है या नकली है, फेक है, वो ही पता करना थोड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग है। नहीं, और ये भी है कि हो सकता है वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लिया हो और जब दुनिया में चर्चा हो रही हो तो वीडियो रिकॉर्ड जारी करके बताने की कोशिश की जा रही हो कि चीन के अंदर सब ठीक ठाक है और शी जिनपिंग ठीक है और लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, चीन तो अभी फिलहाल अपने आंतरिक सत्ता संघर्ष में उलझा हुआ है और वो जो कोशिश कर रहा था कि एक बार भारत को टेस्ट करके देख ले पाकिस्तान के माध्यम से कि भारत की रक्षा स्थिति कितनी मजबूत है। चीन ने भारत के साथ 1962 का युद्ध लड़ा था और शायद चीन ये मान के चल रहा होगा कि भारत जो 1962 में जो भारत की सैन्य शक्ति थी, जो जहां पर था, उससे भारत कितना आगे बढ़ा है, क्या वहीं पर है या उससे थोड़ा आगे बढ़ा है। तो चीन को अभी देखकर आश्चर्य लगा होगा कि भारत अब इस स्थिति में आ गया है कि जो कहा गया है ना कि 3 देश, जो खुलकर कहा गया कि भारत से पाकिस्तान से ये तो हम पिछली जो खबर है उस पर आप अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन ये जो अभी इशू चल रहा है कि क्या चीन में तख्ता पलट होगा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में कोई बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे 2013 से लेकर जब तक शी जिनपिंग चीन में एक प्रभावशाली नेता बन के उभरे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने, अपनी पार्टी के महासचिव बने, वो पूरी तरीके से उन्होंने जिस तरह से कमांड लिया, उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में रहे। ग्लोबल टाइम्स में उनके इंटरव्यू आते रहे, उनके अपडेट आता रहा, उनका तमाम तरह के खबरें आती रही। लेकिन पिछले समय से अगर वो लगातार लापता है, अगर 15 जून को अपने जन्मदिन के दिन अगर वो मुताबिक नहीं होते हैं, कोई बधाई स्वीकार करने का वो धन्यवाद नहीं देते हैं, तो ये बता रहा है कि चीन के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं है। या तो वो गंभीर रूप से बीमार है, कोई उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इससे वो सामने नहीं आ पा रहे। ये भी हो सकता है कि वो पीछे रहकर किसी बड़ी योजना में काम कर रहे हो। लेकिन जो इस वक्त लगातार डिस्कोर्स में मुद्दे हैं, वो इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में तख्ता पलट के संकेत दिखाई दे रहे हैं और ये संकेत इसलिए हैं क्योंकि शी जिनपिंग के बारे में कहा जा रहा है कि वो इतना निरंकुश हैं अपने पूरे सिस्टम पर कि अब उन्हें बदलने की बात कही जा रही है। अब उनके पिता की जो समाधि है उसका भी आधिकारिक दर्जा खत्म किया जा चुका है। तो सर, कोई तख्ता पलट होगा? देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा, अगर मैं आपका माइंड लेके जाना चाहता हूं, अक्टूबर 2022 को जो 20वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस थी, जिसके अंदर हु जिनताओ
को उठाया गया था, जो इनके पिछले प्रेसिडेंट थे, जो इनसे पहले के प्रेसिडेंट थे, और ये वैसे तीसरी प्रेसिडेंशियल टर्म है जी जिनपिंग की, और उनको एस्कॉर्ट करके वहां से लेके जाया गया था, और उस टाइम पे वो रुके भी थे जी जिनपिंग के बाद, और पूरा वर्ल्ड देख रहा था इसको। तो उनको पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया जा रहा था जी जिनपिंग से कि देखिए पुरानी सत्ता खत्म, हु जिनताओ का कोई भी रोल नहीं है, उन्हें जा। और हु जिनताओ कौन थे? हु जिनताओ एक रिफॉर्मिस्ट लीडर थे। हु जिनताओ थे जो कलेक्टिव लीडरशिप पे बिलीव करते थे। हु जिनताओ ने एक्चुअली इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था, इनको सपोर्ट किया था फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन जो कि सीएमसी के हैं, दैट इज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो बहुत स्ट्रांग है, जिसको सेंट्रल मिलिट्री कमांड सपोर्ट करता है, वो ही बनता है जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का, और वही बनता है प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और वो प्रेसिडेंट। तो इसमें मैं 2 मिनट और लूंगा आपसे। तो ये जब बात हुई तो बहुत सारे जनरल्स को ये बात पसंद नहीं आई जिस तरीके से हु जिनताओ को ट्रीट किया गया था, क्योंकि उनके रिलेशंस आर्मी के अंदर बहुत अच्छे थे। अब आती है दूसरी बात। तो दूसरा ये आता है कि इसके अंदर जब मई जून से ये दिख नहीं रहे थे कहीं पे भी, किसी मेजर इवेंट्स में नहीं दिख रहे थे, कोई विजिट्स भी आती थी तो उसमें नहीं आते थे जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 विजिट्स हुई, बेलारूस की हुई और न्यूजीलैंड वालों की हुई, तो उसमें ये दिखे, लेकिन बहुत बीमार से दिख रहे थे, बहुत थके से दिख रहे थे, और कुछ हरा हुआ जैसे एक इंसान होता है ना, उस तरीके से उनके फेस पे कोई लुक्स थी। तो या तो वो बीमार है या उनको साइडलाइन किया जा रहा है। भाई वो सेम जैंग, जनरल जैंग यूशी, अब वैंग यांग है एक उनके टेक्नोक्रेट जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं। और वैंग यांग रिफॉर्मिस्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्मिस्ट। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल के अंदर चाइना की इकोनॉमी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, और रियल एस्टेट के अंदर उनकी बहुत बड़ी बूम जो थी वो एकदम ही खत्म होके बस्ट हो चुकी है। तो इस समय चीन को जरूरत है एक एंटेगनिस्ट लीडर की नहीं, जो कि सबसे लड़ाई झगड़े करता रहता है, एक ऐसे लीडर की जो रिफॉर्म ओरिएंटेड है और जो चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ और आगे लेके जा सके। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि एक साइड या तो वो बीमार है या उनको साइडलाइन करने की तैयारी है। हाँ, वो अपनी टर्म अब सर आप वैंग यांग की बात कर ले, शी जिनपिंग की बात कर ले, वहां पर जो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, चीन की पॉलिसी एक ही ढर्रे पर चलती है जब बात भारत की आती है, और इसलिए भारत ने चीन की दुखती रग पर एक बार फिर से हाथ रख दिया है। दलाई लामा के 90वें जन्मदिवस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे, जिससे चीन जरूर लाल हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर बहस पहले से ही चल रही है, और चीन इसे लेकर पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। इस बीच भारत के केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम के लिए चले जाना ये चीन के लिए भी बड़ा संदेश है। एक संप्रभु राष्ट्र के लिए अगर हम बात करें सर, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हमारा स्टैंड हमेशा से दलाई लामा के फेवर में रहा है। अब हमारे कैबिनेट मंत्री भी वहां चले जाए, भाई चीन तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर ही रहा है ना, और वो भी विनाश के लिए। यहाँ तो दलाई लामा एक पीस मेकर के तौर पर है। बिल्कुल ठीक बात है। भारत का दलाई लामा को समर्थन का तो कोई मतलब इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। वो तो हमारे यहाँ पर एक निर्वासित उस तरह से रह रहे हैं, और पिछले 50 साल से 60 साल से उनका यहाँ पर जिस तरह से पूरा का पूरा आनंद के साथ हैं, और भारत सरकार उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रख रही है। उनकी असली लड़ाई क्या हो रही है कि चाइना जो है हर लेवल पर वो लड़ाई लड़ना चाहता है। जैसे आपने कहा कि ट्रेड को मसले को लेकर, ट्रेड पर भी वो अपना ध्यान रखता है कि किस तरह से ट्रेड को किया जाए। अमेरिका के साथ हुआ, भारत के साथ हुआ, भारत के साथ तो खैर हमारी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है उसके बिजनेस को लेकर। अब एक मौका था दलाई लामा का, जिसमें दलाई लामा के थ्रू भी, क्योंकि एक रिलीजियस स्पिरिचुअल पावर है और वैसे वो तिब्बत पर तो पूरा कब्जा उनका है ही, तो इसलिए दलाई लामा के जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होंगे उस लड़ाई में भी चीन कूद गया। पहले से भी था वो, और वो ये साबित करना चाहता है कि भाई वहाँ पर यदि उनका मसला हल हो गया तो जो स्पिरिचुअल पावर तिब्बत की है वो भी उनके पास हो जाएगी। लेकिन दलाई लामा ने खुद ने साफ कर दिया कि वो लड़ाई जो है, या जो पुनर्जन्म का जो बात हो रही है, या जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, वो उनका ट्रस्ट तय करेगा। और वो कोई भी देश क्यों तय करेगा? कोई भी देश क्यों तय करेगा, उसमें उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना उससे उस तरह से लड़ाई चाहता था कि वो स्पिरिचुअल पावर भी उनके पास आ जाए, क्योंकि बुद्धिस्ट जो है तिब्बत में और चाइना में काफ़ी है, तो उस ताकत को भी वो हासिल करना चाहता था। लेकिन दलाई लामा ने इसको बहुत स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया, और चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर मैं देखता हूँ।